बच्चों, मुग़ल दरबार के बाद अगला लेसन आपका उपनिवेशवाद और देहात है। बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन यहाँ से शुरू होता है। इसमें 3 चैप्टर हैं लास्ट के, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें कम से कम 3 या 4 प्रश्न आते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। तो हम अब आज शुरू कर रहे हैं उपनिवेशवाद और देहात। इसमें कई प्रश्न हम लिखवा रहे हैं आज, उसको ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, इस्तमरारी अर्थात स्थायी बंदोबस्त। इस्तमरारी अर्थात स्थायी बंदोबस्त क्या है? इसके लाभ व हानि का विवेचन करो। आंसर लिखो। बंगाल में इस्तमरारी अर्थात स्थायी बंदोबस्त अर्थात जमींदारी प्रथा लागू करने का श्रेय सन 1793 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। औपनिवेशिक सरकार को अपनी भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भू राजस्व की कीमत निश्चित कर दी थी। जो जमींदार निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनकी जागीरों को नीलाम कर दिया जाता था। इस्तमरारी बंदोबस्त के क्या प्रभाव हुए, इसको नोट करो, पॉइंट वाइज नोट करो। नंबर 1, भू राजस्व से किसानों पर अधिक प्रभाव पड़ा। वे खेतिहर मजदूर बनकर रह गए। दूसरा, किसानों के जमींदारों के अत्याचारों और शोषण का सामना करना पड़ता था। तीसरा, वे जमींदार जो राजस्व वसूली में उदार थे, समय पर सरकार को भू राजस्व नहीं दे पाते थे, उनकी जागीर नीलाम कर दी जाती थी। चौथा, इसमें राजस्व की दर निश्चित होने से किसानों को हानि होती थी। पांचवा, इस व्यवस्था से जमींदारों को लाभ भी हुआ। निश्चित भू राजस्व होने से उनकी आय में वृद्धि हुई। छठा, किसानों को अत्यधिक हानि हुई, उनकी ज़मीनें छीन गईं और उनकी स्थिति और दयनीय हो गई। सातवां, राष्ट्रीय विद्रोह की भावना किसानों में बलवती हो गई। आठवां, इस प्रकार इस्तमरारी का प्रभाव जमींदार तथा किसान दोनों पर ही पड़ा। स्थायी बंदोबस्त के लाभ अर्थात इस्तमरारी के लाभ, कंपनी के राजस्व में वृद्धि हुई। उसे निश्चित समय पर एक निश्चित धनराशि प्राप्त हो जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति भारत में और सुदृढ़ हो गई थी। उसने अनेक क्षेत्रों को विजित करके उस पर अधिकार कर लिया था। उसकी आय में और वृद्धि हुई। कंपनी के जागीरदार के रूप में एक ऐसा वर्ग मिला, कंपनी को जमींदार के रूप में, जागीरदार नहीं, जमींदार, कंपनी को जमींदार के रूप में एक ऐसा वर्ग मिला जो उन्हें भारत की स्वतंत्रता तक अपना साथ देता रहा। स्थायी बंदोबस्त के कारण कृषि में भी सुधार हुआ और उनकी आय में भी वृद्धि हुई। कंपनी को राजस्व एकत्रित करने के लिए अपने कर्मचारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। उसकी जिम्मेदारी अब जमींदारों के प्रति थी।
स्थायी बंदोबस्त से हानि क्या हुई? पहला, सरकार की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई, परंतु किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। दूसरा, निश्चित आय होने के कारण सरकार को अपना बजट बनाने में सुविधा हुआ। तीसरा, इस व्यवस्था से जमींदार स्थायी रूप से भूमि के मालिक बन गए और उन्हें राजस्व की दरें तय करने से मुक्ति मिल गई। चौथा, अधिक आय के कारण जमींदार अधिक धनी होते गए और विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे। पांचवा, कंपनी की प्रशासनिक व्यय में कमी आई और उसकी प्रशासन व्यवस्था में भी सुधार हुआ। छठा, कृषि उत्पादन में वृद्धि से व्यापार में भी उन्नति हुआ। सातवां, जमींदारों का लगान निश्चित कर दिया गया था। उन्हें किसानों से उनकी भूमि का 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था भू राजस्व का, और 1/11 भाग अपने पास रखना पड़ता था। फिर से सुन लो, जमींदारों का लगान निश्चित कर दिया गया था। उन्हें किसानों से भू राजस्व के रूप में वसूले गए भाग का 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था और 1/11 भाग अपने पास रखना पड़ता था। इस प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। बुकानन की यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों उठाती थी? उसका विवरण विकास के संबंध में क्या बताता है? बुकानन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। वह नक्शा नवीसों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वाले कुलियों आदि के साथ सर्वत्र यात्रा करता रहता था। कंपनी के द्वारा बुकानन को हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या क्या करना है और क्या क्या देखना है और क्या क्या खोजना है। उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी। वह अपने लाव लश्कर के साथ जब किसी गांव में जाता था तो उसे लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, उसे कंपनी का एजेंट समझते थे। कंपनी अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के उपरांत उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज में जुट गई थी जिससे उसे उसका मनचाहा उपयोग कर सके। बुकानन इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त था। बुकानन ने राजस्व स्रोतों का अध्ययन किया, यात्राएं आयोजित की, नई जानकारियां एकत्रित करने के लिए भूगोल शास्त्रियों, वनस्पति वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों को कार्य पर भेजा। निश्चय ही बुकानन असाधारण प्रेक्षण का धनी व्यक्ति था। वह जहाँ भी गया वहाँ उसने पत्थरों, चट्टानों, खनिजों का पता लगाया। बुकानन किसी भूदृश्य की केवल जानकारी ही नहीं लिखता था, अपितु उसे अधिक उपयुक्त कैसे बनाया जाए इस पर भी जानकारी देता था। वह कौन से वन काटे जा सकते थे, कौन सी फसल बोई जा सकती थी, वाणिज्यिक दृष्टि से उस भूभाग का क्या उपयोगिता है, इन सब पर भी अपनी सूक्ष्म दृष्टि रखता था। निश्चय ही बुकानन एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। पहाड़िया, तीसरा प्रश्न लिखो।
ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस प्रकार भिन्न थी? उत्तर लिखो। पहला लिखो, पहाड़िया लोगों की आजीविका। पहाड़ी लोग कौन थे? ये बुकानन की यात्राओं से आशंकित थे। बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा 19वीं शताब्दी में किया था। उसके अनुसार पहाड़ियाँ अभेद्य थीं। वहाँ के निवासी उन लोगों से बातचीत करने को भी तैयार नहीं थे। वे लोग गांव छोड़कर भाग गए थे। इन पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि वे राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे। वे जंगल की उपज से अपना गुजर बसर करते थे। वे झूम खेती किया करते थे। झूम खेती का अर्थ है पहाड़ों की झाड़ियों को काटकर सीढ़ी नुमा खेत पर खेती करना। इन जमीनों पर ये लोग तरह तरह के दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। वे एक खेत पर कुछ वर्षों तक खेती करते थे, फिर उसे पड़ती छोड़कर उसकी उर्वरा शक्ति वापस आने तक दूसरे खेत पर खेती करते थे। जंगल से पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठा करते थे और बेचने के लिए रेशम का कोया और राल, जो एक प्रकार की विशेष प्रकार की गोंद है, तथा काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ एकत्रित करते थे। ये बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। पहाड़िया लोग मैदानी लोगों के प्रति आक्रामक व्यवहार रखते थे। विशेष रूप से अभाव या अकाल के समय ये मैदानी लोगों पर आक्रमण करते रहते थे। मैदानी लोगों को अपनी ताकत दिखाने का उनका यह अपना तरीका था। संथाल अथवा अगुआ बाशिंदे, इनकी आजीविका। संथाल की आजीविका। गुंजारिया पहाड़ जो राजमहल पहाड़ियों की श्रृंखला में था, उसे बुकानन ने सन 1810 ईस्वी में पार किया और एक गांव में पहुंच गया। गांव का दृश्य बहुत ही मनोरम था। वहां रहने वाले लोग बहुत ही परिश्रमी थे। बुकानन ने लिखा था कि गुंजारिया में अभी अभी काफ़ी जुताई हुई है और यहाँ की ज़मीन चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उर्वरक है। बुकानन ने वहाँ बढ़िया किस्म की तंबाकू और सरसों की खेती देखी थी। संथाल 1780 दशक के आसपास बंगाल से राजमहल की पहाड़ियों की तरफ आने लगे थे। उन्होंने पहाड़ियों को नीचे ढालों की तरफ भगाकर वहाँ खेती प्रारंभ कर दी थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों में बसने का निमंत्रण दिया था। पहाड़िया लोग जंगल में हल चलाने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु संथाल भूमि को पूरी ताकत से जोतते थे और अच्छी उपज प्राप्त करते थे। दामिन ई कोह के सीमांकन के बाद संथालों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। इस वजह से खेती का विस्तार भी होता गया और ब्रिटिश कंपनी के राजस्व में भी वृद्धि हुई।